आदाब, मैं हूं behzad फातमी। अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट के एक कोर्ट ने ईरानियन ओरिजिन के अमेरिकन बिजनेसमैन बिजान कियान को एर्दोआन हुकूमत के लिए यूएस में गैर कानूनी लॉबिंग करने के इल्ज़ाम पर गुनहगार पाया है। बिजान कियान ये लॉबिंग टर्की के आलिम फथुल्लाह गुलेन, जो सन 1999 से अमेरिका में मुकीम हैं, उनके खिलाफ कर रहे थे। बिजान कियान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइकल फ्लिन की लॉबिंग फर्म फ्लिन इंटेल ग्रुप में उनके पार्टनर रह चुके हैं। वर्जीनिया कोर्ट के इस ट्रायल में कई सनसनीखेज़ जानकारियां सामने आई हैं, जिनसे एर्दोआन हुकूमत की शैतानी साजिशों का पता चलता है। एर्दोआन हुकूमत के इशारे पे बिजान कियान फैथुल्लाह गुलेन की इमेज को अमेरिकन पब्लिक और गवर्नमेंट की नज़र में ख़राब करने की और उन्हें एक दहशतगर्द के तौर पे दिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, और इस कोशिश में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर NSA माइकल फ्लिन का भी साथ लिया। इस ट्रायल में दिए गए बयानों से पता चला है कि नवंबर 2016 में अमेरिका के मशहूर पॉलिटिकल न्यूज़ आउटलेट द हिल में पब्लिश हुए मजमून जिसका टाइटल या मजमून था और एलाई टर्की इज़ इन क्राइसिस एंड नीड्स आवर सपोर्ट, उसको माइकल फ्लिन ने अपनी ज़ाती समझ और यकीन की वजह से नहीं बल्कि एर्दोआन हुकूमत के इशारे पे लिखा था और उसके लिए उनसे पैसे लिए थे। इस आर्टिकल में गुलेन को फ्लिन ने एक रेडिकल इस्लामिस्ट बताया था और अमेरिकन गवर्नमेंट को उन्हें अमेरिका से बेदखल करने के लिए उकसाया था। इसी ट्रायल में एक और ख़ास इंसान का जिक्र बार बार हुआ, और वो हैं प्रेसिडेंट रजब तय्यिप एर्दोआन से करीबी के लिए जाने जाने वाले टर्किश बिजनेसमैन एकिम आल्पटेकिन ने ही बिजान कियान को इस शैतानी साजिश के लिए एर्दोआन हुकूमत के बिहाफ पे चुना था और इस साजिश के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के हर स्टेज में उनके साथ थे। ट्रायल के दौरान विटनेस के तौर पे कोर्ट में आए फॉर्मर FBI एजेंट ब्रायन मैकॉली ने बताया कि जब वो FBI से रिटायरमेंट के बाद फ्लिन इंटेल ग्रुप के लिए काम कर रहे थे तो एकिम आल्पटेकिन ने उनसे कहा कि वो गुलेन के ख़िलाफ़ सबूत चाहते हैं, और उनसे पूछा कि अगर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है तो क्या वो सबूत बना नहीं सकते। मैकॉली ने साफ साफ कोर्ट में कहा कि आल्पटेकिन गुलेन को एक दहशतगर्द के तौर पे दिखाने के लिए उनके ख़िलाफ़ झूठे सबूत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि बिजान कियान ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट 2 स्टेज में होगा। पहला, गुलेन के ख़िलाफ़ झूठे सबूत पैदा करना, जिसमें कामयाब होने पे उनकी फ़र्म यानी फ्लिन इंटेल ग्रुप को $4 लाख मिलेंगे, और दूसरा, गुलेन को अमेरिका से बेदखल कर तुर्की के हवाले करवाना, जिसमें कामयाब होने पे उन्हें $50 लाख मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, मैकॉली ने यह भी बताया कि बिजान कियान ने उन्हें उनके साथ उस वक्त के हाउस रिप्रेजेंटेटिव डाना रोरा बैशर से एक मीटिंग के लिए चलने की गुजारिश की, और उस मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव रोरा बैशर को गुलेन के बारे में गुलेन के दहशतगर्द होने के इल्ज़ाम को लगाने को कहा। मैकॉली ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस मीटिंग में जाने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च में गुलेन के ख़िलाफ़ दहशतगर्द होने का कोई भी सबूत नहीं पाया था। इसके अलावा इसी ट्रायल से हमें यह भी पता चला कि तुर्की में हुए 15 जुलाई 2016 के हादसे, जिसे प्रेसिडेंट रजब तय्यिप एर्दोआन अपने ख़िलाफ़ तख्ता पलटी की कोशिश बताते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद ही एर्दोआन हुकूमत ने अमेरिका से गुलेन को तुर्की एक्स्ट्राडाइट करने यानी तुर्की के हवाले करने की एक फॉर्मल एप्लीकेशन फ़ाइल की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस एप्लीकेशन फ़ाइल करने की वजह गुलेन के 15 जुलाई 2016 के हादसों के पीछे होने वाले इल्ज़ाम को नहीं बल्कि तुर्की में पैरेलल स्टेट बनाने वाले इल्ज़ाम को बताया गया। ये जानकारियाँ US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जेफरी ऑल्सन ने दी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर गुलेन का गुनाह तुर्की में पैरेलल स्टेट बनाना है तो इस गुनाह के इल्ज़ाम पे उन्हें अमेरिका से तुर्की लाने की मांग एर्दोआन हुकूमत ने 15 जुलाई 2016 के बाद ही क्यों की? ये इल्ज़ाम तो सदर एर्दोआन दिसंबर 2013 से ही लगा रहे हैं। ये बात खुद 15 जुलाई 2016 के हादसों के पीछे एर्दोआन का हाथ होने वाले नज़रिया को मजबूत करता है। उन्होंने गुलेन को बदनाम करने के लिए और उनके साथ साथ अपने सारे मुखालिफों का ख़ात्मा करने के लिए ये साजिश रची। जेफरी ऑल्सन ने यह भी बताया कि तुर्की ने गुलेन के एक्सट्रेडिशन की एप्लीकेशन तो फ़ाइल की, लेकिन इस एप्लीकेशन के लिए जो पैरेलल स्टेट बनाने का इल्ज़ाम उन पर लगाया, उसके लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं दिया। मज़े की बात तो ये है कि जो सबूत के तौर पे तुर्की ने भेजा भी वो तुर्की के प्रो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स थीं।
اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے دیکھا کہ ترکی سے گلن کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے انقرہ ایک ڈیلیگیشن بھیج کر ترکی کے افسران کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ ایکسٹریڈیشن اپلیکیشن کیسے فائل کرتے ہیں اور ثبوت کیسے اکٹھا کرتے ہیں۔ اس بات سے یہ صاف ظاہر ہے کہ صدر ایردوان کا دعویٰ کہ 15 جولائی 2016 کے حادثوں کے پیچھے امریکہ اور گلن دونوں کا ہاتھ ہے اور اس لیے امریکہ انہیں ترکی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، یہ اور کچھ نہیں بلکہ ایک سیاسی بیان بازی اور ایک سفید جھوٹ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ ترکی انہیں ٹھوس ثبوت دے سکے جس کے بنا پہ وہ گلن کے خلاف ایکشن لے سکیں اور انہیں ترکی کے حوالے کر سکیں۔ انہوں نے، کیونکہ ترکی کے پاس گلن کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ گلن کو امریکہ سے قانون کے دائرے میں ایکسٹراڈائٹ نہیں کر سکتے یا نہیں کروا سکتے، اس لیے وہ بیجان کیان اور مائیکل فلن جیسے لوگوں کا ساتھ لینے کی کوشش کیا انہوں نے، اور اس کے لیے انہیں لاکھوں ڈالرز پیمنٹ کی۔ صرف یہی نہیں، فارمر FBI ایجنٹ برائن میک، جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ستمبر 2016 میں نیو یارک کے ایک ہوٹل میں صدر ایردوان کے داماد بیرات البایراک، جو اس وقت کے ترکی کے انرجی منسٹر بھی تھے، ترکی کے فارن منسٹر میولوت چاوشولو اور بزنس مین ایکیم آلتیکن نے CIA کے فارمر ڈائریکٹر جیمز وولسی سے ملاقات کی اور ان سے گلن کو ان کے ریسیڈنس سے کڈنیپ کرنے یعنی اغوا کرنے کی کوشش میں ساتھ دینے کی گزارش کی۔ جیمز وولسی خود بھی اس بات کا ذکر ایک TV پروگرام پہ پہلے کر چکے ہیں۔ اس ٹرائل سے ہمیں ایردوان حکومت کی گلن کے خلاف رچی گئی کچھ اور نئی سازشوں کا پتہ چلا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ایردوان اور ان کے ساتھیوں کو ان کے کیے کی سزا ملے۔ اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل پہ سبسکرائب بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔